वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के लिए कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। पिछले 3 दिनों से कोरोना के नए मामलों में बेहद कमी आई है। रविवार को 2, सोमवार को 1 और मंगलवार के दिन 2 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से पिछले 3 दिनों में 5 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मंगलवार को जिन 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनमें से एक बनावे बाजार गोसाई आजमगढ़ तथा एक व्यक्ति देवारा खास बघावा आजमगढ़ का रहने वाला है। इनमें से एक गुजरात और दूसरा दिल्ली से वापस आया था। इस समय जिले में कुल 61 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिले में कोरोना के ग्राफ में कमी का कारण प्रवासी मजदूरों का अब कम संख्या में आना है। मई माह में 5 से 7 हजार लोग प्रतिदिन घर आ रहे थे, वहीं अब यह संख्या 100 में पहुंच गई है। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों से जिले में कोरोना का ग्राफ अचानक से बढ़ गया था, लेकिन धीरे धीरे अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। जिले के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि यहाँ का रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है। अब तक 75 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मंगलवार के दिन एक साथ 23 मरीज डिस्चार्ज किए गए और रात तक 10 और मरीजों के डिस्चार्ज होने की संभावना है। इस समय जिले में 78 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 14 का उपचार मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर और 64 का डेंटल कॉलेज इटौरा में चल रहा है, जबकि 2 मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बीएचयू वाराणसी रेफर किया गया है। 3 मरीजों की पहले ही मौत हो चुकी है। इस तरह से इस समय जिले में कोरोना के कुल 158 मामले हैं। जिले के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि जनपद में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा टल गया है। शासन के निर्देश पर जिले के 4 गांवों में 25-25 की संख्या में यानी कुल 100 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। धीरे धीरे पिछले 2-3 दिनों से पॉजिटिव मरीजों का कुछ कम हो रहा है। इसी के क्रम में प्रदेश में जिन जनपद में सबसे ज़्यादा प्रवासी आए थे, प्रदेश के 18 जनपदों में सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने वहीं से गांवों का चयन किया था कम्युनिटी ट्रांसमिशन को भांपने के लिए। आजमगढ़ जनपद के 4 गांव चिन्हित हुए थे शासन से। 25-25 की संख्या में 100 सैंपल हम लोगों ने भेजा था, उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। तो ये जनपद के लिए एक राहत भरी खबर है। जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और अपराध पर लगाम लगाने के लिए आजमगढ़ पुलिस की जनपद के 82 खूंखार अपराधियों पर विशेष नजर है। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने एडिशनल एसपी, सीओ और थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर 82 बदमाशों को चिन्हित किया है, जो जिले की कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। इसमें से 32 बदमाशों पर 10,000 से लेकर 1 लाख तक इनाम घोषित किया गया है। 30 ऐसे अपराधी हैं जो जिले से बाहर हैं और जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। 20 बदमाश जेल में बंद हैं। एसपी त्रिवेणी सिंह ने बताया कि जल्द ही 32 बड़े इनामी बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हत्या और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले इन बदमाशों पर लगाम लगने से निश्चित रूप से जिले के अपराध में कमी आएगी। क्षेत्राधिकारियों की, एडिशनल एसपीज की, सभी थाना अध्यक्षों के साथ मीटिंग करके हम लोगों ने कुल 82 बदमाशों को चिन्हित किया है, जिसको लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम ज़बरदस्त आने वाले दिनों में कार्रवाई करने वाले हैं।
जिसमें 32 लोगों पे हमने इनाम डिक्लेयर कर दिया है और 30 ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, जिनको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और 20 ऐसे हैं जो जेल के अंदर हैं। मेरी स्ट्रेटजी है कि जेल में जो है वो जेल के अंदर से बाहर ना निकल पाए, जेल में रह के कोई प्लानिंग ना कर पाए, और जो ये 30 बाहर घूम रहे हैं इनको हम अकाउंट पर करें, और जो हमारे 32 इनामी हैं वो सबकी टास्किंग कर दी है, मैंने इंस्पेक्टर और सीओस को लगा दिया। ये सभी के खिलाफ आने वाले 6-7 दिनों में बड़ी कार्रवाई होने वाली है। सर कितने से इनामी हैं और कितने तक के इनामी हैं? देखिए करीब 1 लाख तक के इनामी हैं, 10,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक के इनाम हमने घोषित किए। सर क्या किस तरह के अपराधी हैं ये बड़े अपराधी क्या? और ज़्यादातर अपराधी जो है लुटेरे हैं, हत्या में वांछित रहे हैं। इसके जो पेशेवर हत्यारे हैं, जो पेशेवर लुटेरे हैं, उन पे हमने इनाम किया। सर नाम का खुलासा भी नहीं करेंगे? नाम का खुलासा जैसे जैसे कार्रवाई होती जाएगी आपके सामने आते जाएंगे, वो जेल जाते जाएंगे। वैश्विक महामारी के संकट में स्वास्थ्य विभाग से आस लगाए बैठे लोगों को भारी निराशा हाथ लग रही है। लॉकडाउन की मुसीबतों व मुश्किलों के बीच किसी तरह से साधन, सुविधा, जन धन इकट्ठा कर लोग जब विभाग की चौखट पर पहुंच रहे हैं तो उनकी उम्मीदों पर ही पानी फिर जा रहा है। जी हां, जिला चिकित्सालय की ओपीडी बंद होने, डॉक्टरों के चैम्बरों पर ताला लटकने के चलते बिना इलाज रोगियों को वापस लौटना पड़ रहा है। चिकित्सालय के एक डॉक्टर के कोरोना संक्रमित होने के बाद से ओपीडी पूरी तरह से ठप है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं डॉक्टर साहब को दिखाने आया हूँ। यहाँ की स्थिति तो बहुत ही खराब है, इतना खराब है कि यह मान के चलिए दूर दूर से आती है पब्लिक, यहाँ से वापस जाती है। जब से एक डॉक्टर साहब यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए तभी से यह स्थिति है कि पब्लिक जो है बहुत परेशान है। 15 दिन से नहीं बैठ रहे हैं, ओपीडी बंद रहा, टोटल बंद कर दिए हैं लोग। अब कहाँ जाएगी, कहीं भटक रही है इधर उधर, मजबूरी है, जनता परेशान है, दूर दूर से आती है कि डॉक्टर साहब को दिखाना, डॉक्टर साहब यहाँ मिलते ही नहीं, ओपीडी बंद है। तो यहाँ पे ये स्थिति है, भाग भाग आम पब्लिक गरीब जनता आती है कि यहाँ 1 रुपये में पर्ची कटा के जो है हमको दवा ले लेंगे, लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि जो है कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा है, इसलिए मजबूर है पब्लिक, बिना दवा के जो है मरने के लिए मजबूरी है उनकी। प्राइवेट में क्या स्थिति होती है? प्राइवेट में जाएंगे तो अधिक पैसा देंगे, जिनके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो बिना दवा के ही मर जाएंगे। क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्टर बैठे जो गरीब जनता की आवाज़ को सुने और उनको दवा इलाज जो शासन से व्यवस्था है वो उपलब्ध हो। 15 दिन पहले एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल बंद चल रहा है और सारे डॉक्टर बैठ नहीं रहे थे। इस वजह से जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है, और प्राइवेट डॉक्टर की फीस भी ज़्यादा है, उसके बाद दवा भी महंगी दे रहे हैं। इस वजह से कई लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल खोल दिया जाए और दवा मिलना शुरू हो जाए। ओपीडी के बंद होने के बाबत जब स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सरकार के ऊपर निर्भर है, निर्देश के अनुरूप ही वे सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी ही चलाने के लिए अलाउ किया है, और वो भी जो भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल से जिनकी ट्रेनिंग हो गई है जिन अस्पतालों की, उनको हम लोगों ने इमरजेंसी चलाने के लिए अलाउ किया है। अभी 24 मई को एक शासनादेश आया है जिसमें अब सर्जरी के लिए जो इलेक्टिव सर्जरीज है या जो प्री प्लान सर्जरी है, शासन का निर्देश है कि अब वो भी प्रारंभ किया जाए। उसी क्रम में शासन ने अपने जनपद में ट्रू नॉट मशीन भी भेजी है, जो जिला चिकित्सालय में स्थापित हो चुकी है शनिवार से। उस पर उसकी क्षमता 20 से 25 जांच पर डे की है। एक बार में 2 जांच होगी, उसमें करीब 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो अगर हमारे पास कोई सर्जरी की गंभीर रोगी आते हैं, हमको सर्जरी करना आवश्यक है, तो तुरंत हम करके और उसकी सर्जरी करा सकते हैं। ओपीडी शुरू होने की कोई गाइडलाइन अभी जारी हुई? ये सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार जैसा भी निर्देश देगी, जैसा आदेश देगी, उसका हमारे यहाँ भी पालन किया जाएगा जनपद में।
लॉकडाउन के चलते 75 दिनों से कचहरी बंद रहने के कारण अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए मंगलवार के दिन जिले के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष तारकेश्वर मिश्र ने ज्ञापन के माध्यम से मांग किया कि अगर सरकार अपने बजट से अधिवक्ताओं की मदद करने में सक्षम नहीं है तो अधिवक्ताओं का जो पैसा अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्ट एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जमा है उससे 30,000 की अविलंब सहायता की जाए, जिससे इस लॉकडाउन से हुई क्षति से निजात मिल सके। लोग जो है अधिवक्ता को किसी भी प्रकार का राहत जो है न तो प्रदेश सरकार न तो केंद्र सरकार ने दिया। इस 75 दिन के लॉकडाउन के चलते अधिवक्ताओं को किसी प्रकार का, चाहे केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का बजट रहा हो, चाहे प्रदेश सरकार का, किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। जबकि अधिवक्ता जो है यह जो है देश को आज़ादी दिलाने में जो भूमिका रही है और अधिवक्ताओं की ज़रूरत चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, चाहे आम आदमी हो, सबको ज़रूरत पड़ती है अधिवक्ताओं की। अधिवक्ताओं का हितों का ध्यान जो है किसी ने नहीं दिया। यह बहुत ही चिंता का विषय है। हम अधिवक्तागण जो है का जो है एक अधिवक्ता कल्याण निधि बनी हुई है, अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्ट, यह जो है लखनऊ में है, जिसमें अधिवक्ताओं का पैसा जो है सन 1976 से जमा हो रहा है। इसमें भी पैसा जो है सैकड़ों करोड़ से ऊपर होगा। अधिवक्ताओं का पैसा जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में भी जमा है, अधिवक्ताओं का पैसा जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी जमा है। न तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, न तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने, न तो जो है अधिवक्ताओं का जमा हुआ पैसा उससे ही किसी प्रकार की राहत दे दी गई। इस तरीके से अधिवक्ता जो है मर्माहत है और अधिवक्ता यह चाहता है कि अगर सरकार के पास उनका बजट न हो तो अधिवक्ता निधि कल्याण निधि जो ट्रस्ट बना होगा उससे, या अधिवक्ताओं का पैसा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बना होगा उससे ही अधिवक्ताओं की मदद की जाए। और इस 3 महीने के अंदर जो है कम से कम 20% के अलावा अधिवक्ता जो है उसके पात्र हैं। केवल 20% ऐसे अधिवक्ता हैं जिनको जो है नुकसान नहीं उठाना पड़ा, लेकिन तब भी उनको भी नुकसान उठाना पड़ा। इस नाते हमारी मांग है कि अधिवक्ताओं के हित के लिए, अधिवक्ताओं को लॉकडाउन में क्षतिपूर्ति के लिए कम से कम जो भी राहत हो, कम से कम 3 महीना बीत गया, कम से कम 30,000 रुपया अधिवक्ताओं को जो है उनके खातों में, चाहे बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चाहे अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्ट जो लखनऊ में है, सरकार के पास जमा है पैसा, उसी मदद दिलाई जाए। बागेश्वर नगर मोहल्ले के निवासियों ने मंगलवार को नगर पालिका के अधिशासी अभियंता डॉक्टर शुभनाथ प्रसाद को अपना ज्ञापन सौंपा। मोहल्लेवासियों ने बताया कि बाबालाद से बंधे तक की गली व नाली वर्षों से क्षतिग्रस्त है। बारिश के समय गलियों में घुटने भर पानी जमा हो जाया करता है और नाली का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। मामला हम लोग का यही है कि हम लोग की जो कॉलोनी है बागेश्वर नगर मोहल्ला, उसकी स्थिति जो है कई दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने अभी ये एप्लीकेशन लिखा है और बाकी मोहल्ले के लोग हैं। समस्या यही है कि नाली जो है जब भी बारिश होती है तो नाली भर जाती है और उसके बाद नाली का पानी ऊपर आके घरों में अंदर घुसने लगता है। गंदगी है, तमाम बीमारियां हैं, यही सब समस्याएं हैं। बाकी सब अगल बगल की कॉलोनियां बन चुकी हैं, अभी हम लोग की वैसी ही हालत है। सभासद से मिलने पे जो है कि कहते हैं कि करवा देंगे, साफ सफाई होती है, झाड़ू वगैरह लगता है, लेकिन जो हम लोग को समस्या का समाधान जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है। मतलब ये है कि हम लोगों का इतने दिनों से गली की स्थिति जो है बहुत दयनीय है और अगर थोड़ी भी बारिश होती है, आधे घंटे की बारिश में घुटने इतना पानी लग जाता है। कुछ लोगों का घर है नीचे है जिसमें वो 2 घंटे तक पानी साफ करते रह जाते हैं। तो हमारी गली की व्यवस्था बहुत ही खराब है। हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन भी दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारे सभासद जी हैं उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं कि ठीक है हम हो जाएगा, आज करवा देते हैं, कल करवा देते हैं। इसी तरह काम लंबित पड़ा हुआ है। अब बस यही चाहते हैं कि ये काम हमारा जल्द से जल्द हो, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ नगर पालिका आए और इनको एप्लीकेशन दिया जाएगा। अगर बात नहीं बनी तो फिर आगे भी जाया जाएगा, क्योंकि स्थिति बहुत दयनीय है और अब झेला नहीं जा रहा है। सभी लोग मोहल्लेवासी परेशान हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी बात उन तक पहुँचे। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के ईओ डॉक्टर शुभनाथ प्रसाद ने मोहल्लेवासियों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए 15वें वित्त योजना के अंतर्गत कार्य योजना बनाकर कार्य कराए जाने की बात कही। पुराना नाला नाली जो है
वहाँ कुछ टूट गया है, जिसको निर्माण कराने के लिए विज्ञापन दिया गया है, जिसको 15वें वित्त के अंतर्गत जो है कार्ययोजना हम बना रहे हैं नगर पालिका की, उसी के तहत इसका भी निर्माण कार्य हम कराएंगे। बारिश में कई जगह इस तरह के मामले रहते हैं, बारिश में जो है जहाँ भी हमको शिकायत मिलती है, मैं तुरंत अपनी टीम को लेकर के तुरंत साफ सफाई वहाँ कराता हूँ। मेरा पर्याप्त पानी का जल जमाव न हो, काफ़ी नालियाँ हमने साफ करा दिया है, यदि कोई छूट भी गया तो उसको भी मैं तत्काल साफ कराने का कार्य करूँगा।